स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हम लोग कल पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में। तो कल हम लोगों ने वेदों से संबंधित सभी क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं उनके बारे में जाना था। उसी के आगे आज और भी हम पढ़ते हैं कुछ। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कल की वीडियो में हमने जाना था कि जो वेद होते हैं वह कितने होते हैं। तो वेद जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से हैं या इनके जो वेद हैं उसके संकलनकर्ता कौन हैं। तो जो वेद के संकलनकर्ता हैं वह हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी। तो वेदों की रचना किसने की है या इसके संकलनकर्ता को लेकर यदि क्वेश्चन पूछता है तो उसका जो उत्तर होगा वह होगा महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी। अब वेद कितने हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से वह हम जानेंगे। तो 4 प्रकार के जो वेद हैं वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 प्रकार के वेद हुए। अब इस यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे प्राचीन जो वेद है वह कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन जो वेद है वह है ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे बाद के वेद की यदि बात की जाए तो सबसे बाद का जो वेद है वह कौन है। तो सबसे बाद का वेद जो है वह अथर्ववेद है। तो इस प्रकार से इस स्लाइड से इतने क्वेश्चन तैयार होते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वह होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। तो इतने क्वेश्चन इस स्लाइड से तैयार होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और वेद के बाद हम जानते हैं अब वेदांगों के बारे में। तो वेदांग कितने होते हैं? वेदांग जो हैं 6 प्रकार के होते हैं। अब वेद के बाद आखिर वेदांगों की रचना क्यों हुई? तो वेदों को जो है भली प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। यानी वेदांग की रचना क्यों की गई? तो वेदों को भली प्रकार से समझने के लिए। अब इसके रचयिता कौन हैं? तो इसके जो रचयिता माने जाते हैं वह हैं लोमहर्ष, या इनके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा। तो ये लोग क्या माने जाते हैं? इसके रचयिता माने जाते हैं। तो याद रखना है वेदांग के रचयिता कौन है? लोमहर्ष, या इनके पुत्र जो हैं उग्रश्रवा हैं। वेदांग होते कितने प्रकार के हैं? तो वेदांग जो हैं 6 होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो ये 6 प्रकार के जो हैं वेदांग होते हैं। तो याद रखिएगा जो वेदांग हैं उनके बारे में। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो ये 6 प्रकार के वेद हो गए। इसके बाद हम जानेंगे पुराण के बारे में। तो पुराण कितने हैं? जो पुराण है उनकी संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वह है 18। जो वायु पुराण है इसमें से वह किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। और विष्णु पुराण जो है वह किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। याद रखिएगा जो इनका संबंध है वह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो वायु पुराण है उसका संबंध किस वंश से है? तो याद रखिएगा गुप्त वंश से है। यदि मौर्य वंश से संबंधित पुराण की बात की जाए तो वह होगा विष्णु पुराण। और यदि मत्स्य पुराण की बात की जाए कि यह किस वंश से संबंधित है तो यह है आंध्र के सातवाहन वंश से। तो इस प्रकार इन तीनों को याद रखिएगा। ये तीनों बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा वंश किस पुराण से संबंधित है। तो वायु पुराण से गुप्त वंश, विष्णु पुराण से मौर्य वंश और मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश। अब इसके बाद हम डिटेल में थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, या एक साथ हम पढ़ लेते हैं एक ही स्लाइड में वेद, वेदांग और पुराण के बारे में। तो ये रहा।
तो वेद कितने हैं? वेद जो हैं वह 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो ये 6 प्रकार के जो हैं वेदांग हैं। और यदि पुराण की बात की जाए तो पुराण कितने हैं? तो 18 हैं। अब 18 में से किन का वर्णन होता है? तो इनमें से केवल 5 में ही राजाओं के वंशावली पाई जाती है, यानी केवल 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं से संबंधित या उनकी वंशावलियों से संबंधित वर्णन मिलता है। कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, ये याद रखिएगा, जो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन है और सबसे प्रामाणिक माना जाता है। तो सबसे, यदि क्वेश्चन पूछे सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण कौन सा है, तो वह है मत्स्य पुराण। दूसरा है वायु पुराण, फिर है विष्णु पुराण, फिर ब्राह्मण और 5वां है भागवत। तो इन 5 में ही जो राजा हैं उनसे संबंधित वंशावलियों का वर्णन मिलता है, तो याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ देखिए उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है। तो अभी हमने पढ़ा कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण जो है वह कौन सा है, तो वह है मत्स्य पुराण। फिर मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो जो मत्स्य पुराण है वह संबंधित है आंध्र सातवाहन वंश से। उसके बाद जो क्वेश्चन है वह है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा अभी हमने पढ़ा विष्णु पुराण जो है वह किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। और लास्ट है वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, यानी वायु पुराण का संबंध किस वंश से है या किस वंश के बारे में ये इसमें वर्णन है। तो वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं। इन सभी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड पे जो दिया गया है, ये यहाँ भी क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, जैसे स्त्री की सर्वाधिक निम्न स्थिति का वर्णन किस संहिता में है, यानी कौन सी संहिता में क्या कहा गया है कि स्त्री की जो स्थिति है उसे सबसे निम्न किस संहिता में बताया गया है। या दूसरा क्वेश्चन कहें कि स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष किस संहिता में माना गया है। तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है वह किसमें है? मैत्रेयनी संहिता है, मैत्रेयनी संहिता, याद रखिएगा इसको, मैत्रेयनी संहिता। तो इससे क्या प्राप्त होती है? इससे स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें क्या बताया गया है कि जुआ और शराब की भांति जो स्त्री है उसको पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। तो मैत्रेयनी संहिता में क्या बताया गया है कि जो स्त्री है वह पुरुष का तीसरा दोष है। जुआ और शराब के बाद जो पुरुष का तीसरा दोष है वह कौन है? स्त्री है। ऐसा किस में बताया गया है? तो ऐसा जो बताता है वह बताता है मैत्रेयनी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक नोट पॉइंट दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, यानी शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें क्या कहा गया है? जो स्त्री है वह पुरुष की अर्धांगिनी है। ऐसा वर्णन किस में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट है स्मृति। ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति कौन सी है, यानी कि स्मृति जो ग्रंथ हैं उसमें सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति कौन सी है और यह किस काल का ग्रंथ है। तो यह मनुस्मृति में है। जो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति है वह है मनुस्मृति, और इसमें शुंग काल, ये क्या है? शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यानी कि मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। और इसमें ये जो है स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। नेक्स्ट एक नोट पॉइंट दिया गया है कि नारद स्मृति किस वंश से संबंधित है। तो गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है, यानी नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। तो जो नारद स्मृति है वह गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है।
नेक्स्ट है जो जातक कथा है, तो जातक कथाओं का वर्णन यानी कि जातक कथाएं जो हैं उसमें किसका वर्णन मिलता है ये पूछा गया है। तो यहाँ जो वर्णन मिलता है वह किसका मिलता है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन। यानी जातक कथाओं किससे संबंधित है, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाओं का वर्णन इनमें मिलता है। नेक्स्ट है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो यदि हीनयान के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो वह है कथावस्तु। कथावस्तु क्या है, हीनयान का जो है प्रमुख ग्रंथ है। इसमें क्या दिया गया है कि महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों सहित वर्णित है। यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र है इसमें अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो याद रखिएगा हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वह कौन सा है, कथावस्तु। और जातक कथाओं में किसका वर्णन मिलता है, तो बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। यानी जो जैन साहित्य है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आगम कहा जाता है। यही याद रखिएगा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। यानी कि जैन साहित्य का जो प्रारंभिक इतिहास है वह कहाँ से ज्ञात होता है, तो याद रखिएगा वह कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। नेक्स्ट है अगला जो है वह है, इसमें कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और उनके लेखक के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहली जो पुस्तक है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन मिलता है, तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके लेखक कौन है, तो चाणक्य। उसी प्रकार राजतरंगिणी ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक है कल्हड़ की। और राजतरंगिणी में किसका वर्णन है, तो याद रखिएगा कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है चचनामा। तो चचनामा किसकी पुस्तक है, तो अली अहमद की पुस्तक है। याद रखिएगा ये पुस्तक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो चचनामा जो है वह पुस्तक किसकी है, तो अली अहमद की पुस्तक है। और इसमें जानकारी किसकी मिलती है, तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है इसमें वर्णित मिलता है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। ये पुस्तक किसकी है, तो ये पाणिनि की पुस्तक है। इस संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक। अष्टाध्यायी को क्या माना जाता है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक माना जाता है। इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें जो वर्णन है मौर्य के पहले का इतिहास, यानी कि मौर्य के पहले जो इतिहास है उसका वर्णन है, तथा मौर्य युगीन यानी कि मौर्य युग की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी को प्राप्त होती है इस पुस्तक से। किस पुस्तक से, अष्टाध्यायी। और नेक्स्ट है गार्गी संहिता। तो गार्गी संहिता इसके जो लेखक हैं वह कौन है, कात्यायन। यह क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है। याद रखिएगा ये पूछ लिया जाता है ये कैसा ग्रंथ है, तो ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो याद रखना है गार्गी संहिता। और इसके लेखक या इसके रचयिता कौन है, तो कात्यायन है। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी लोग तैयार रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।